यार कुलजीत शायद वेटिंग में बोल रही थी। वेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट टीम तो नहीं ज्वाइन कर रही है? पूछ रहे भाई, अपन रूम में पढ़ रहे हैं। टीम तो नहीं ज्वाइन कर रही है? आ गई आ गई। वो कहाँ है? यस सर, आ रहे सर वो भी। चलो देखो, आज ना तुम लोग जो लॉ पढ़ रहे हो ना, उस लॉ का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम है? फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लॉ है। इसको शॉर्ट में हम लोग फेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमा बोलते हैं। देखो, आपको मैं लॉ सिखा दे रहा हूँ क्या है, ताकि आपके क्लैरिटी रहे, और जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ताकि बाद में भी देख देख के आराम से पढ़ सको। ठीक है, चलो आप ना पहले तो सबसे पहले यस सर। ये तो बेस सीख लो बेटा। ये अगर मैं बोलता हूँ हमारा भारत देश है, तो बात इतनी सी है कि यहाँ जो करेंसी चलती है उसे हम लोग डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। जैसे हमारा रुपया एक डोमेस्टिक करेंसी है। इंडिया में कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो आपको रुपए में ही पेमेंट करनी है, और किसी और फॉर्म में आपको नहीं करनी है पेमेंट। लेकिन जैसे ही आप इंडिया के बाहर जाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हर देश की अपनी एक अलग करेंसी है। अब हमारे लिए वो करेंसी फॉरेन करेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी। तो डॉलर में ये कैसी करेंसी होगी? डॉलर में ये फॉरेन करेंसी है कि नहीं है? बताओ हाँ या ना। यस सर। बिल्कुल है। अब क्या होता है कि अगर तुम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर ये ट्रांजेक्शन विद इन इंडिया है, इंडिया के अंदर ही है, तो कहीं कोई इशू नहीं है। आपको गुड्स या सर्विस के बदले में या तो मनी पे करना पड़ता है, या तो आपको मनी रिसीव होता है। अगर आपने सामान बेचा है तो आपको मनी रिसीव होगा, और अगर आपने सामान खरीदा है तो आप मनी पे कर रहे होगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही चीजें किस फॉर्म में होती हैं? मनी के फॉर्म में होती है, अगर भारत के अंदर ट्रांजेक्शन है तो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब बाकी दुनिया से आपका ट्रांजेक्शन है, अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा करेंसी इशू आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रज्वल जो है, वो बोलता है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा टूर पे। अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाएगा तो वहां रहेगा, होटल लगेगा, फूड लगेगा। तो यहाँ प्रज्वल को रिसिप्ट होगी कि प्रज्वल को पेमेंट करनी होगी? ये बताओ पहले। पेमेंट करनी होगी सर। प्रज्वल को पेमेंट करनी होगी। तो यार पेमेंट करने के लिए सिस्टम क्या चलेगा? एक मिनट। पेमेंट करने के लिए सिस्टम ये चलेगा कि जब ये इंडिया से निकल रहा होगा तो ही हैज टू एक्सचेंज his domestic currency with foreign currency। इसे डोमेस्टिक करेंसी देकर उतनी फॉरेन करेंसी देनी होगी ताकि ये विदेश में जाए तो उसे पेमेंट कर सके। इसे हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी को परचेज करना। क्या करना? परचेज करना। परचेज करना। ठीक है, तो इसमें सिस्टम ये चलेगा कि जैसे इसका खर्चा इसको लग रहा है 2-3 लाख रुपए तो फॉरेन में लग ही जाएगा। तो इसको देखना होगा कि आज का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। तो जैसे आज एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है मान लो 80 रुपए का, 80 रुपए का। तो इस हिसाब से क्या करना होगा, इसको जितना भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ये 2 लाख रुपए का एक्सचेंज कराना चाहता है, तो जब ये 2 लाख रुपए देगा सामने वाले बैंक को या मनी चेंजर को, तो इस 2 लाख रुपए के बदले में वो 80 रुपए के रेट के हिसाब से इसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे देंगे। क्या दे देंगे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जैसे तू अगर 2 लाख रुपए भी देता है तो तेरे को 80 रुपए के रेट के हिसाब से क्या मिलेगा? तो तेरे को मिलेगा 2,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तेरे को मिल जाएंगे, जिसको जाके तू वहां खर्चा कर सकता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने जो यस बोला सर। समझ आई? तो यहाँ यस सर। आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो गई। क्या एक्सचेंज हो गई? फॉरेन फॉरेन करेंसी। करेंसी। एक्सचेंज हो गई। ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होने का मतलब आपने अपने रुपए को एक दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी आप किसी तरह की पेमेंट विदेशों में करेंगे तो आप हमेशा फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे। क्या करेंगे? फॉरेन फॉरेन करेंसी करेंसी परचेज। परचेज। सिमिलरली मान लो ऐसा होता है कि डेविड नाम का एक पर्सन इंडिया में आता है।
है। कहाँ आता है? इंडिया में इंडिया आता है, में। ताजमहल देखने के लिए। रहने खाने का इसका खर्चा है। तो ये जब पकड़ के आया तो ये क्या पकड़ के आया है? डॉलर पकड़ के आए हैं। तो मान लो इसके यस सर। पास $100 है। अब इंडिया में तो इसके डॉलर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इसको क्या खरीदनी पड़ेगी? $100 के हिसाब से पहले क्या देने पड़ेंगे? रुपी। रुपी देना पड़ेगा। तो इसको क्या करना होगा? अपना करेंसी चेंज कराना होगा। अभी से डॉलर से क्या करना होगा? रुपी। रुपी में कन्वर्ट। तो ये दोनों एस्पेक्ट में चलता है, याद रखना। हम जब कहीं पेमेंट करेंगे तो हमें करेंसी चेंज करानी है, और कोई दूसरा हमें भारत में पेमेंट करेगा तो वो भी अपनी फॉरेन करेंसी को किस में चेंज कराएगा? डोमेस्टिक करेंसी में। तो जैसे आज का रेट है $1 70 का। अब ये $100 अगर हमें देगा तो हम इसको कितना रुपए दे देंगे? 7,000 रुपए दे देंगे। आए भारत में खर्चा करें। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई क्या? मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। हाँ, आपको यहाँ मैं एक छोटा सा चार्ट बना के दे दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता रहे। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो दो ही कारणों से होती है मेनली, याद रखना। या तो ये होती है पेमेंट के लिए। किसके लिए? पेमेंट के लिए। या पेमेंट के लिए। रिसिप्ट के लिए। किसके लिए? रिसिप्ट रिसिप्ट के के लिए। लिए। आपको जब फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो। क्या करते हो? डिमांड। डिमांड करते हो मतलब अपना रुपया देके उतने फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हो। ठीक है, जब भी आपको कोई पेमेंट करनी होती है विदेशों में। और जब आपको रिसिप्ट होती है तो दूसरे देशों से आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, मतलब आपको फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। क्या होती है? फॉरेन सप्लाई। करेंसी की सप्लाई। जैसे एग्जांपल हम फटफट दिखते हैं और आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से आ जाना चाहिए। जैसे तुम सामान इंपोर्ट करोगे विदेशों से, तो जब तुम इंपोर्ट करोगे तो तुमको पेमेंट करनी है, तो वहां तो पेमेंट इन डॉलर्स होगी, तो पहले तुमको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ेगा। तुम खरीदो फिर पेमेंट करो। मेरी बात समझ आई? तुमको यस सर। यस सर। जैसे यूएस से आज कोई सामान खरीदना है तो वहां रुपी में तो पेमेंट नहीं होगी ना। पहले तुमको क्या खरीदना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ेगा। मतलब यहाँ डॉलर खरीद के फिर भिजवाना पड़ेगा। बात समझ आई? वैसे ही आप विदेशों में कोई यस एसेट सर। क्या खरीदते हो? एसेट खरीदते हो। परचेज ऑफ एसेट इन अब्रॉड। विदेशों में अगर आपने कोई एसेट खरीदी है तो पेमेंट करना है कि रिसिप्ट होगी? अपने को ये बताओ। हमने वहां एसेट खरीदी है तो हमें पेमेंट करना होगा कि हमें पैसा पेमेंट कर। पेमेंट करना होगा? तो रुपी में पेमेंट करेगा कि डॉलर में पेमेंट करेगा? डॉलर। डॉलर में। उसके जो डॉलर पहले क्या करने पड़ेंगे? तेरे को खरीदने पड़ेंगे। सही बात है गलत बात यस सर। है ना? वैसे अगर तुम ट्रैवल अब्रॉड करते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो खर्चा लगेगा। तो यहीं से आप उतना रुपी देकर क्या खरीद लो? फॉरेन एक्सचेंज खरीद लो, ताकि वहां पर जाके क्या कर सको? खर्चा कर सको। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। संगीता मेरी बात समझ आ रही है? कुलजीत मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक सिमिलरली देखो, जैसे आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो, जब आप बेचते हो विदेशों में, तो जब आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको पैसा रिसीव होगा, हाँ या ना? जब आपने सामान यस सर। तो पैसा रिसीव होगा, तो सामने वाला आपको डॉलर भेजेगा, आप उसको इंडिया में क्या कराओगे? रुपी में कन्वर्ट कराओगे। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो रही है? इंडिया में सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? सप्लाई। सप्लाई हो रही है। सप्लाई हो रही है। वैसे ही अगर कोई जैसे फॉरेनर है वो इंडिया में एसेट खरीदता है, जैसे एक फॉरेनर ने मेरी एसेट को इंडिया में खरीदा, मेरी जमीन को भारत में खरीदा, तो वो मेरे को पेमेंट भिजवाएगा, तो वो तो फॉरेन करेंसी में भिजवाएगा इंडिया में पेमेंट। मेरे को यहाँ बैठ के एक्सचेंज करवाना है, तो अगेन भारत में फॉरेन एक्सचेंज की क्या बढ़ी? सप्लाई बढ़ी। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। अच्छा, वैसे ही अगर एक फॉरेनर इंडिया में ट्रेवल करेगा, फॉरेनर ट्रेवलिंग इन इंडिया, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आएगा तो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा और यहाँ आके पहले एक्सचेंज कराएगा, तभी पेमेंट कर पाएगा। तो फॉरेन करेंसी कहाँ आई? वापस इंडिया में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। आपके दिमाग में बिठा लो, जब आपको पेमेंट करनी होगी तो आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदोगे, और जब आपको पैसा फॉरेन से आने वाला होगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी। भारत में पैसा आ जाएगा, फिर तुम एक्सचेंज कराते रहना। तो रिसिप्ट और पेमेंट दोनों समय ही तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज लगता है। मेरी बात इतनी समझ आई ना? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब इसी यस चीज सर। एकदम प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमारे देश में पूरा एक सिस्टम बना है।
आप उस सिस्टम को सीखो और एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। सबसे पहली बात, जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज के मामले हैं उसको एडमिनिस्टर करने का काम जो है, मतलब उसके लिए नियम और कायदे बनाने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज के मामलों को एडमिनिस्टर करता है। रेगुलेट करने का काम जो है, जो हमारा रेगुलेटर है वो आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। RBI तब फॉरेन एक्सचेंज आएगा या जाएगा, डिमांड या सप्लाई होगी, ये सबको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। ठीक है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, इन्वेस्टिगेशन विंग होती है वो ईडी होती है। कौन होता है? ED ईडी माने क्या? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होती है। बात समझ आई मेरी कि सिर के ऊपर से गई? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से यस सर। आ गई? देन उसके बाद यहाँ पर जो कानून या लॉ है बेटा, पहले जो लॉ था, प्रीवियसली जो लॉ था उसका नाम था फेरा। क्या नाम था? फेरा फेरा का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह अभी जो करंटली चलता है हमारे देश में वो है फेमा। क्या चलता है? फेमा फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो किस चीज को किससे हटाया गया बताओ? यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है बस दोनों में, ये बताओ क्या फर्क है, किस वर्ड का फर्क आया बस ये बताओ मेरे को। चलो यहाँ पे लॉ में किस शब्द का फर्क? पहले ये क्या हुआ करता था? रेगुलेशन। अब ये क्या हो गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो फर्क ये आया इसमें कि जब ये रेगुलेशन था तो ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था, एकदम बैंड बजा देता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने ही नहीं देता था, हर बात पे इस पे क्रिमिनल पेनल्टीज थी। क्या थी? क्रिमिनल पेनल्टीज थी। जो ये आया मैनेजमेंट लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये थोड़ा लिबरल लॉ है। लिबरल लॉ मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज को केवल मैनेज करने का काम करता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं है। दूसरा, इसे सिविल नेचर का बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? सिविल नेचर का। मतलब ये है कि भाई जेल वेल नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो पेनल्टी या फाइन ही लगा करेगा। तो आपको एग्जाम में अगर फेमा और फेरा का डिफरेंस पूछा तो आप ये लिखोगे, स्ट्रिक्ट लॉ, लिबरल लॉ, पहले क्रिमिनल पेनल्टी थी फेरा में, अब ये सिविल पेनल्टी हो गई है। कितना क्लियर है? यस सर। एक प्रज्वल समझ आया बेटा? यस सर। पंकज समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर, आ गया। सारी चीजें समझ आ गई मैंने जितना अभी तक आपको बताया? यस सर। आगे सुनो। अब ये मनी चेंज आपको कौन करके देता है? तो जो मनी चेंज करके देता है उस पर्सन को ऑथोराइज डीलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर को हम लोग मनी चेंजर भी बोलते हैं। इसके बारे में सीखो, फिर चैप्टर पे सीधे स्विच कर रहे हैं हम लोग। मनी चेंजर भी कहते हैं। ये कौन होते हैं? बेसिकली इंडिविजुअल होते हैं या फिर बैंक होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास आरबीआई लाइसेंस है मनी चेंज करने का। क्या करने का? मनी मनी चेंज। चेंज कर। मनी चेंज करना होता है, करेंसी एक्सचेंज करने का लाइसेंस है। अक्सर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके लिए बैंकों की ऑथराइज ब्रांचेस होती है जहाँ पे फॉरेन करेंसी आप जाके क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। उसके अलावा हर एयरपोर्ट पे आप देखेंगे तो इनके काउंटर्स बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी करेंसी ले जाइए और आपको जो मनचाही करेंसी चाहिए आप ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आरबीआई लाइसेंस लगता है, ऐसे लोग ऑथराइज डीलर कहलाते हैं। तो आप भी अगर ये काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आरबीआई से आपको क्या लेना होगा? पहले लाइसेंस लेना होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। तो एज अ ऑर्डिनरी पर्सन तुम लोग को भी अभी करेंसी एक्सचेंज करवाना है तो किससे जाके करवाओगे? कौन करके देगा? कौन है वो पर्सन? आपसे पूछा जाए कि करेंसी एक्सचेंज करने का काम कौन करता है तो क्या आंसर होगा आपका एग्जाम में? ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज डीलर आपका। ऑथराइज्ड डीलर जिनके पास लाइसेंस है।
आरबीआई से लाइसेंस है कि भैया ये मनी चेंज करने का काम कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा चैप्टर है, देखो हमको तो दोनों पॉइंट से पढ़ना है कि अगर मान लो एमसीक्यू आ गया तो उसके हिसाब से भी पढ़ना है, तो मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ, फटाफट आप देख लो, अब साथ में टिक करो, चीजें ध्यान रखो, ठीक है। अंडर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि वो कुछ चीजों को लेकर लॉज बना सकती है, खासकर उन चीजों को लेकर जो यूनियन लिस्ट पे दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट का मतलब बेसिकली होता है वो पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, शेड्यूल 7 में आती है वो। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट कहलाती है, वो पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट होती है, वो पावर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला होता है यूनियन लिस्ट में आता है, और उसमें एंट्री नंबर 16 में आता है। किस में आता है? एंट्री नंबर 16 में आता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का मामला, ठीक है। फिर मनी रिलेटेड जितने मैटर्स है एंट्री नंबर 36 में आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के मामले एंट्री नंबर 36 में आते हैं, ठीक है। फॉरेन लोन एंट्री नंबर 37 में आता है, और ट्रेड एंड कॉमर्स विद फॉरेन कंट्री एंट्री नंबर 41 में आता है। आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपके लिए मैं कट शॉर्ट कर दे रहा हूँ। यूनियन लिस्ट जो होती है वो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर, ठीक है। ये लिस्ट 7 शेड्यूल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में दी हुई है। अब इसमें जो एंट्री नंबर है लिस्ट में, जो एंट्री नंबर है 16, 36, 37, 41, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। बनेगा। आपने ये अंडरलाइन किया, तो इसको अंडरलाइन करने के बाद आप नीचे आओ, आप इस लाइन को टिक करो। A system of exchange control was first time introduced through a series of rules under Defense of India Act 1939 on temporary basis. सबसे पहले हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रूल है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? फाइनली 1 जनवरी 1974 को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, जिसको फेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरा बोलते हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। फिर फेरा को रिप्लेस करा गया, और 1999 के समय में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 से आया, ठीक है। तो इसको याद रखना, हायरार्की पहले क्या था? रूल्स थे। रूल्स किस में आते थे? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में। किस में आते थे? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में आते थे। फिर इसको रिप्लेस करके क्या आया? फेरा। फिर इसको रिप्लेस करके क्या आया? फेमा आया। बात समझ आई? 1973, ये सन 2000, सॉरी 1999 ये सन है इसका। क्या आपको ये ध्यान रहेगा कि गया सिर के ऊपर से? ये बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आगे बढ़ो, मुद्दे के बाद सीधे चैप्टर पे आना, ठीक है। कहाँ से चालू है बता दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। ये फेमा और फेरा का डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। फेरा में क्या था भाई? एकदम स्ट्रिक्ट लॉ था, बहुत सारी क्रिमिनल लाइबिलिटी थी। फेमा में इस चीज को थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया, बस यही अंतर है, ये डिफरेंस पढ़ेंगे। आप नीचे फेमा लॉ क्या है उस पर आओ और उसको पढ़ना चालू करो बहुत अच्छे से। ये हमारा मेन चैप्टर है। तो हमारा जो फेमा लॉ है बनाया ही इसलिए गया है, ये इस तरह से बनाया गया कि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कवर होते हैं। आपको लीगल फ्रेमवर्क पूछ सकता है। तो फेमा में 7 चैप्टर है जो 49 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 7 49 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन मत पढ़ना, लेकिन चैप्टर जरूर याद रखना। इनके 7 चैप्टर है। प्रिलिमिनरी, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑथराइज पर्सन, कंट्रावेंशन पेनल्टी, एडजुडिकेशन अपील। एडजुडिकेशन अपील मतलब केस चलेगा तो आप अपील कर सकते हो कि नहीं, ईडी का प्रोविजन और मिसलेनियस प्रोविजन। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एकदम अच्छे से आप पढ़ेंगे। मेरी बात आपको समझ आई, हाँ या ना? ये लीगल फ्रेमवर्क आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अंडरलाइन किया हूं। आप अपने स्टडी मटेरियल में भी इसे चाहें तो टिक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, एक एक डेफिनेशन पे बात करते हैं ताकि आपको पता रहे। सबसे पहली डेफिनेशन ऑथराइज्ड बैंक की है। किसकी है? ऑथराइज्ड बैंक। ऑथराइज्ड बैंक। आरबीआई से लाइसेंस वो बैंक होते हैं
जो PROI पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का भी अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे हमारे बैंक भारतीयों का मतलब इंडियंस का तो अकाउंट मेंटेन करते ही हैं, पर वो बैंक जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का भी मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है उसका भी अकाउंट मेंटेन करे, उसे ऑथोराइज्ड बैंक बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? रेसिडेंट कौन होता है हमको ये तो बात पता है ना सबको, जो फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहा हो पिछले साल, 182 डेज रहा। जो नहीं है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उसका भी जो अकाउंट मेंटेन करे वो ऑथराइज बैंक होता है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना ये बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? ऑथराइज बैंक क्या है समझ आया कि नहीं? यस और नो बोलो, फटाफट बोलो। यस सर। ठीक है। दूसरा पर्सन ऑथराइज डीलर होता है। ऑथराइज डीलर वो पर्सन होता है जिसको किसने, आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है। क्या करने के लिए ऑथराइज किया है? मनी चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? मनी मनी। चेंज करने के लिए। नीचे ऑथराइज पर्सन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। ऑथराइज पर्सन हर उस पर्सन को बोलते हैं जो ऑथराइज डीलर है, मतलब जिसका आरबीआई से लाइसेंस है, जो मनी चेंजर है, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। कितने लोगों को आप में से ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब पता है ये बताओ? कुलजीत पता है बेटा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है? संगीता? नो सर। No, sir. एसबीआई की जो ब्रांच दूसरे देश में है, जैसे मान लो एसबीआई की एक ब्रांच यूएस में है, तो ये हमारे बैंकिंग यूनिट की ऑफशोर ब्रांच है। हमारे भारत का वो बैंक जो भारत के बाहर सिचुएटेड होता है, जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूएस में उसकी एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच को हम लोग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। कल को यूएस में पैसे ऐसे के मामले कहीं फंस गए तो अपन इस एसबीआई की ब्रांच में जाके मनी चेंज करवा सकते हैं। बात समझ आई क्या होता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की? नहीं आए? Yes, sir. आगे प्रज्वल तेरे समझ आ रहा है? यस सर। पुराना पढ़ दिया? यस पुराना सर। कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है? बन रहा है सर, बस ना मॉड्यूल से पढ़ने में परेशानी हो रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, मतलब ना पढ़ते तो हैं सर, समझ में आता है, लेकिन फिर वही होता है, मतलब बैठता नहीं है दिमाग में एग्जैक्ट कोई, मतलब वर्डिंग्स बैठना चाहिए ना, नहीं तो नहीं होता है। तो तू जहां जहाँ अटका मेरे से पूछ। जितने शीट वाले हैं ना सर, मतलब जितना जितना शीट से पढ़े हैं वो सब अच्छे से याद है। पर दिक्कत ये है ये ना, मॉड्यूल वाले में मुझे मैंने परेशानी हो रहा है। डीपली जा जाके पूछता है तो हम ज्यादा शीट भी रिफर नहीं कर सकते, बहुत सारे यस चैप्टर सर। करना पड़ेगा। तो इतना किया कर कि जहां जहाँ अटकता है तुरंत मेरे से पूछा कर कि भाई ये चीज मेरे को नहीं आ रही है सर समझा दो, है ना? वर्ड यस सर। तो मैं उसको इजी भाषा में लिखवा दूंगा। आई मेरी बात समझ में? यस सर। चलो आगे, ये तीन मीनिंग समझ गए ना यार तुम लोग? ऑथराइज बैंक, ऑथराइज डीलर, ऑथराइज पर्सन, क्लियर हो गया? हाँ, यस सर। Yes, sir. जितना समझ आएगा। यस सर। अब उसके बाद तुम ना इस पर आओ, देखो ये रेडमी नोट 7 कौन है? ये संदीप है क्या? यस सर। यस सर। संदीप है? यस सर। चलो अब ना उसके देखो, कैपिटल की मीनिंग यहाँ नहीं देखेंगे, अपन बाद में पढ़ेंगे। हम आते हैं दो तरह के ट्रांजेक्शन पे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पे और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे। किस पे आते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिसमें लमसम अमाउंट इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? लमसम अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ये वन टाइम होता है। क्या होता है? वन टाइम होता है। इससे आपकी एसेट्स पे या आपकी लाइबिलिटीज पे असर आता है। किस पे असर आता है? एसेट्स पे या लायबिलिटीज? आप अपने आप को इंडियन सिटीजन ही समझ के पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अगर आप कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बेटा ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे आपकी एसेट या लाइबिलिटी पे अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जैसे अपन दो चीजें लिखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। एक हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, क्या लिखें? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं तुमसे बस इतना पूछूंगा, अगर तुमने अब्रॉड में प्रॉपर्टी परचेज करी है तो ये काम रोज रोज करोगे कि वन टाइम एक्टिविटी है, ये बताओ? वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम एक्टिविटी है, तो इससे एसेट बढ़ी कि घटी? बढ़िया सर। बढ़ गई एसेट।
अच्छा, मैं बोलता हूं कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू अब्रॉड, अपनी भारत की प्रॉपर्टी विदेशी को बेची, तो तुम्हारी एसेट बढ़ी कि घटी? तुमने अपनी हट प्रॉपर्टी जाएगी। घट गई। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वही है जो आपकी एसेट और लायबिलिटी पे अंतर डालता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, प्रॉपर्टी, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एसेट बढ़ती है विदेशों में, और अगर हम प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं तो एसेट घटती है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ लोन की, किसकी बात करता हूँ? लोन की। एक बात बताओ, लोन अगर की। लोन दिया, लोन टेकन, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? मैंने लोन लिया विदेश से, फॉरेन बैंक से लोन लिया, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ी सर। बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई। और मैंने अगर लोन रीपे किया तो लायबिलिटी। कम हो गई। तो यार कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब याद रखना वो ट्रांजैक्शन होता है आपकी एसेट एंड लायबिलिटी में जो ऑल्टरेशन ला देते हैं। ठीक है, जब भी आप आउटसाइड इंडिया कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करें जो सीधे सीधे आपकी एसेट एंड लायबिलिटी पे इफेक्ट डाल रही होती हैं, उन्हें हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आपको समझ आ गया क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशों से रफाइल जेट खरीदे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है ना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शन? रिकरिंग नेचर के, मतलब जो लगातार होते रहते हैं, इससे ना आपकी एसेट पे कोई फर्क आएगा ना लायबिलिटी पे कोई फर्क आएगा। ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम फॉरेन में करते ही रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, उसे हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है डेली का, तो आपको डेली बेसिस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट होती रहेगी ना, इससे आपकी एसेट पे अंतर आएगा ना लायबिलिटी पे अंतर आएगा। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। फिर समझाऊं कि समझ आ गया? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो जो रेगुलर नेचर के, जो बेटा लगातार होते रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको पेमेंट फॉरेन में करती ही रहनी होती है, आपको पेमेंट रिसिप्ट होती रहती है। जैसे आपने इंपोर्ट यस सर। एक्सपोर्ट काम चालू किया तो एक दिन तो नहीं करोगे ना, अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो तो डेली की रिसिप्ट होगी और डेली की पेमेंट होगी। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हो, बच्चों लोन लेना जो होता है ना, वो क्या होता है पता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस पर जो ब्याज दोगे वो तो हर महीने दोगे ना। तो क्योंकि हर महीने ब्याज दोगे फॉरेन में, तो इसको हम कैसा ट्रांजैक्शन मानेंगे? करंट अकाउंट मानेंगे। बात समझ आ गई? पूरा लोन उठा के पे कर दो तो ये तो वन टाइम एक्टिविटी है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अभी सिर्फ ब्याज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पर पे करना है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? यस। यस सर। तो पूरा लोन उठा के दे देगा ना, तो ये वन टाइम एक्टिविटी है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो बार बार देना पड़ता है इंटरेस्ट और ब्याज, तो ये क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? जैसे यस सर। थर्ड, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, अब मैं उनको हर महीने कुछ पैसे भिजवाता हूँ, तो ये वन टाइम एक्टिविटी है कि बार बार करनी है? बार रिकरिंग बार नेचर। वैसे रिकरिंग नेचर करते ही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। वैसे अगर मेरी बेटी या मेरी वाइफ कोई बाहर पढ़ने गई है, या मेरे पेरेंट्स मेडिकल इलाज करवाने गए हैं, तो जब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा लगातार पैसे भिजवाते रहने हैं, तो ये भी कैसा ट्रांजैक्शन होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। तो बस आप इतना डिफरेंस समझ लीजिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी पे असर डाल रहा है और जो वन टाइम है, एक बार है, बार बार नहीं होता, वो कैपिटल अकाउंट है। और ऐसा ट्रांजैक्शन जो आप बार बार फॉरेन में करते हैं, उसे हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। चलिए बताइए कितना समझ आया आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? यस सर। आ गया? कहीं कोई तकलीफ नहीं है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा आता है डीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं? तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर द शेयर्स रिप्रेजेंटेड इन फॉरेन करेंसी। ऐसे शेयर जो फॉरेन करेंसी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हें हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी का नाम है पी लिमिटेड, इंडियन कंपनी है। अब जैसे इंडियंस को जब आप शेयर बेचते हो,
तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है जो इंडियन रुपी में होती है, 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। तो खरीदने वाला आपको रुपी में पेमेंट कर देता है। लेकिन जैसे आप अब्रॉड जाते हो और विदेशों में अपने शेयर बेचना चाहोगे, तो इसमें क्या होता है, पहले आपको अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराना होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। है अभी भी शेयर ही, पर अब ये कहलाते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और इनका रिप्रेजेंटेशन डॉलर या पॉइंट्स में होता है, और ये फॉरेनर्स को बेचे जाते हैं। तो आप इस बात को यस सर। दिखा दीजिए कि आप जैसे इंडियन कंपनी हो, जब आप भारतीय लोगों को शेयर बेचते हो तो वो इंडियन करेंसी में रिप्रेजेंट करके बेचते हो, और विदेशों में आपको इन्हीं शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में बेचना होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डॉलर के फॉर्म में या कोई और करेंसी के फॉर्म में होता है। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? आपको यस सर। समझ आया कि नहीं आया? संदीप तेरे समझ आया? कुलजीत, संगीता, समझ आई बात क्या होता है डिपॉजिट रिसिप्ट की? नहीं आया? यस Yes, sir. अच्छे से ये रिकॉर्डिंग अभी क्लास के बाद मैं तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद बारी आती है एक्सपोर्ट की। समझाना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट समझते हो यार? ये बताओ। एक्सपोर्ट मतलब होता है इंडिया से सामान दूसरे देशों में बेचना या दूसरे देशों में सर्विस देना, एक्सपोर्ट किया जाता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक। फॉरेन यस सर। मतलब हमारे इंडियन करेंसी को छोड़कर दुनिया में जितनी भी करेंसी है, हमारे लिए कैसी करेंसी है? वो फॉरेन करेंसी है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। उसके बाद आता है FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड समझते हैं हम लोग, नहीं समझते हैं? ये बताइए। समझते हैं, इतना पढ़ा दिया आपको, ये आना चाहिए यार। बॉन्ड मतलब अनसिक्योर्ड लोन होता है। क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है। यस सर। अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कंपनी देती है पब्लिक से। किससे देती है? पब्लिक से। पब्लिक से। शेयर बेचते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, वैसे बॉन्ड बेचते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कंपनी है P लिमिटेड, अगर इंडिया में इसे लोन लेना है पब्लिक से तो केवल ये बॉन्ड बेचेगी। ठीक है। अब इसको जो खरीदेगा इंडिया का पर्सन, उसको ये राइट होगा कि उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा इस बॉन्ड पे, और फिर बाद में पूरा प्रिंसिपल पैसा वापस हो जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? ये इंडियंस के लिए स्कीम है। ये समझ आया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर यही बॉन्ड को विदेश में बेचना है तो इसको तुमको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल करना होगा। क्या करना होगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल करना होगा। मतलब ये कि ये बॉन्ड जो है जब एक फॉरेनर खरीदेगा तो उसको डबल बेनिफिट मिलेगा। उसको कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा होगा और एक टाइम पर प्रिंसिपल भी वापस हो जाएगा। और उसको हम साथ साथ ये चॉइस भी दे दिए हैं या ऑप्शन भी दे दिए हैं कि वो चाहे तो इन बॉन्ड्स के एवज में या इन बॉन्ड्स के बदले कंपनी से इक्विटी शेयर्स ले सकता है। क्या ले सकता है? इक्विटी इक्विटी शेयर। शेयर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड है जो एक इंडियन कंपनी बाहर बेचती है और इसे फॉरेन करेंसी में रिप्रेजेंट करती है। इस पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना होता है। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन चाहे तो इन बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है। किस में कन्वर्ट करा सकता है? हमारी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। उसको लगेगा कि कंपनी आगे जाएगी, बहुत अच्छा स्कोप है कंपनी का, तो जितना बॉन्ड अमाउंट वो दिया है उतने में वो क्या कर सकता है? शेयर दे सकता है हमारी कंपनी में। क्या दे सकता है? शेयर्स। इसी की एग्जांपल दे रहा हूँ यार, तो ये चीज एकदम क्लियर रहे। एग्जाम में न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ देता है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक बॉन्ड की कीमत जो है वो 100 रुपए। कितना रुपए है? 100 रुपए। एक बॉन्ड की कीमत 100 रुपए। ठीक है। अगर तुमको इसको एक्सचेंज कराना है, कन्वर्ट कराना है, तो ये याद रखना एक शेयर 500 का है। कितने का है? एक शेयर कितने का है? 500 का। एक बॉन्ड 500। का है, एक शेयर 500 रुपए का है। अब क्या हुआ? पंकज ने 1000 बॉन्ड खरीदे। एक बॉन्ड कितने का है? 100 रुपए का है। कितना रुपए लोन दिया कंपनी को? 1 लाख रुपए लोन दिया। सही बात है गलत बात है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है।
अब ये अगर एक फॉरेनर पर्सन है, ये इंडिया के बाहर का पर्सन है, तो इसको ऑप्शन दिया गया है कि एक शेयर 500 का पड़ता है, उस हिसाब से अपने बॉन्ड को आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो इसको कितने शेयर मिलेंगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ₹1,00,000 अपॉन 500 रुपए, तो इसको 200 शेयर मिलेंगे। 200। 200। यस सर। ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि भाई कि पंकज ने इतने बॉन्ड खरीदे, इतना रुपए लगाया, एक शेयर का कन्वर्जन रेट 500 रुपए पर शेयर है, तो अगर ये कल को कन्वर्ट कराना चाहे तो इसको कितने शेयर मिलेंगे। तो तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. टफ था क्या ये? यस सर। बन जाएगा? बनेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ये करो। अगली क्लास फिर कल सुबह है ना? कल सुबह फिर पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेट रखूंगा, 10-11 बजे तक रखूंगा, चल जाएगा ना? और कोई क्लास तो नहीं है? No, नो sir. सर। ठीक है, इतना आप एकदम अच्छे से पहले फेमा पढ़ लो, फिर नीचे का पोर्शन खत्म कराता हूँ। इसको छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। सर वो वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये चीज, वीडियो सर भेजेंगे बोले हैं ना, उससे ले। ये Yes, वीडियो भेज दे रहा हूँ ना मैं, तो है ना? यस सर। यस। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।